मेंटल हेल्थ नर्सिंग एपिसोड 1B में आप सबका स्वागत है। यदि आप एकेडमिक ईयर में हैं और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जीएनएम कर रहे हैं, या आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एकेडमिक ईयर में हैं और आपका सिलेबस मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, तो आप ये चैनल्स आपके लिए ही तैयार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास एपिसोड ए में हमने सिजोफ्रेनिया के बारे में जानने का प्रयास किया, जहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन को समझे थे। वहाँ पे हमने साथ साथ में आपको एक मिसेस रिया की स्टोरी भी बताया था। यदि आपने वो नहीं सुना है तो जाइए और जल्दी उसको सुनकर फिर वापस यहाँ पे एपिसोड बी में आइएगा। है कोई भी एक इंसान में जो एक साइकेट्रिक डिजीज कंडीशन सिजोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। इटियोलॉजी में सबसे कहा जाता है कि केमिकल थ्योरी रिलेटेड है आपके ब्रेन के न्यूरोकेमिकल से। बायोकेमिकल थ्योरी में सबसे पहले बताया गया है डोपामिन हाइपोथेसिस के बारे में। डोपामिन हाइपोथेसिस में क्या है? एक्सेस ऑफ डोपामिन डिपेंडेंट। तो आखिर डोपामिन है क्या? फीलिंग ऑफ प्लेजर के लिए डोपामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। डोपामिन एक्सेस डोपामिन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि पर्सन डोपामिन पे डिपेंडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो अपने इमोशन को, फीलिंग ऑफ प्लेजर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कोई भी इवेंट में वो तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब उन्हें वो आनंदित करे। बिना प्लेजर का वो एक भी इवेंट में परफॉर्म नहीं करेंगे। इसको इस तरीके से समझिए, 1 घंटे गेम खेलने पर प्लेजर फील करवाता था, अब वही 4 घंटे गेम खेलने के बाद भी उस पर्सन को प्लेजर फील नहीं हो पा रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो और गेम को खेलना चाहता है। इसका ये मतलब है कि पर्सन गेम के प्रति उनका डोपामिन क्या है, वो डिपेंडेंट हो चुका है या डोपामिन एक्सेस हो चुका है। और साथ ही एबनॉर्मलिटीज इन द न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन एंड गामा एमिनोब्यूटिरिक एसिड, ये सारे न्यूरोकेमिकल्स के एबनॉर्मलिटी के कारण इंसान अपना इमोशन, मूड और स्लीप पैटर्न्स को सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाता है। जैसे कि नींद नहीं आना, मूड स्विंग और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आना, ये देखा गया है। बायोकेमिकल थ्योरीज का मेन पॉइंट है कि यहाँ पे पर्सन डोपामिन डिपेंडेंट हो जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी में सेकेंड है न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी। न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन से। डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम यानी कि साइज ऑफ ब्रेन कम हो जाना, एट्रोपी इन द फ्रंटल लोब, सेरिबेलम एंड लिम्बिक स्ट्रक्चर। एट्रोपी का मतलब है कि किसी भी रीजन के कारण ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम पड़ जाना, जिसके कारण ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल पाता है और ब्रेन का सेल डेथ हो जाता है। न्यूरो स्ट्रक्चर थ्योरी से आप समझ सकते हैं कि किसी भी रीजन के कारण अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी एक सिजोफ्रेनिया का रूप ले सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक वर्ड तो आप बहुत बार सुने होंगे और जानते भी होंगे। यहाँ पे है कंसाइजेनियस मैरिज भी क्या है, एक ढंग से सिजोफ्रेनिया का रूप ले सकता है। कंसाइजेनियस मैरिज यानी कि जो ब्लड रिलेशन में शादी होते हैं उनसे हुए जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कंसाइजेनियस मैरिज से सिजोफ्रेनिया पर्सन होगा ही, पर रिस्क फैक्टर है। जैसे कि भाई बहन में शादी होने वाले पर्सन, दोनों हस्बैंड वाइफ में जो जीन होंगे वो दोनों एक ही माता पिता से प्रेजेंट है, तो उसमें कुछ नयापन
जीन में देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैटरनल इन्फ्लुएंजा जेनेटिक्स थ्योरी का सबसे मेन रीज़न है सिजोफ्रेनिया होने का। मैटरनल इन्फ्लुएंजा यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बर्थ ड्यूरिंग लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग, इसको भी जेनेटिक्स थ्योरी के अंदर शामिल किया गया है, पर क्लियर इमेज नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी सिगमंड फ्रूड ने दिया था। आप ऑलरेडी साइकोलॉजी में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। साइकोडायनेमिक थ्योरी में डेवलपिंग थ्योरी है इसके अंदर, इसमें ओरल स्टेज के बारे में बताया गया है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट विथ द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म की बात साइकोडायनेमिक थ्योरी के बाद सब साइकोलॉजी में किया गया है, जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर या जीएनएम फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। फिर भी आगे हम लोग देख लेते हैं। पर यहाँ पे है कि साइकोडायनेमिक थ्योरी किसी भी इंसान को सिजोफ्रेनिक कैसे कर सकता है। डिनाइल, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन। डिनाइल, the individual does not accept the existence of some things unconsciously. Projection, अपना प्रॉब्लम का किसी दूसरे पे ब्लेमिंग करना। रिएक्शन फॉर्मेशन, अपना रियल फीलिंग को छुपा लेना। गुस्सा, नफरत करने वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वह बहुत ही खुश हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। सिगमंड फ्रूड ने आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। जब किसी भी इंसान का ईगो इनएडुकेट, सुपर ईगो डोमिनेंस, आईडी बिहेवियर लव और हेट, एम्बिवैलेंस अगर ऐसे होते हैं तो उनमें सिजोफ्रेनिया होने का चांस बढ़ सकता है। क्या आप जानते हैं आईडी क्या है, ईगो और सुपर ईगो? चलिए इन वर्ड का मतलब समझते हैं। आईडी काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से है कि यदि एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए होता है जिससे उसे प्लेजर मिल सके, तो इसका मतलब होता है कि आपको डिमांड पूरा करना है। वो इस रियलिटी को नहीं देख पाते हैं कि रात का समय है, दुकान बंद हो गए होंगे, मार्केट क्लोज हो चुका होगा या मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं। ये रियलिटी को वो नहीं समझ पाते हैं। इसको हम आईडी कहते हैं। सुपर ईगो जो है वो टोटली मोरल प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है। कोई भी इंसान का मोरल प्रिंसिपल कहता है कि चोरी करना क्या है, वो गलत है। हमारे पास जितने पैसे हैं उतने ही पैर पसारना चाहिए। ये नैतिकता पर काम करते हैं। वही जब किसी भी इंसान में सुपर ईगो नहीं डाला गया, यानी कि बच्चे से संस्कार नहीं डाला मॉरलता का, नैतिकता का, तो ऐसे बच्चे आगे जाके सिजोफ्रेनिक हो सकते हैं। और ईगो क्या है? ईगो क्या है? आईडी और सुपर ईगो के बीच का, उसे हम ईगो कहते हैं। जहाँ पे पर्सन आईडी की तरह अपने डिमांड को पूरा करने का प्रयास करता है, वो प्लेजर चाहता है, पर वो सुपर ईगो की तरह नैतिकता का भी सहारा लेता है। और उसे इसलिए ईगो को रियलिटी बेस प्रिंसिपल कहा गया है। यहाँ पे पर्सन को ये रियलिटी पता होता है कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी इंसान में यदि ईगो रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल इनएडुकेट हो, सुपर ईगो यानी कि मॉरल प्रिंसिपल डोमिनेंट हो और आईडी बिहेवियर यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल लव और हेट के बीच में कंफ्यूज हो, तो ऐसे पर्सन आगे जाके सिजोफ्रेनिक हो सकते हैं। फैमिली थ्योरी, फैमिली रिलेशनशिप एक्ट एज मेजर इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इलनेस। फैमिली एक इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे यहाँ है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, ओवर प्रोटेक्टिव।
एंड डोमिनाइजिंग। क्या आपने कभी ओवर प्रोटेक्टिंग का यहाँ ये सेंस है कि कोई मदर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करती हैं कि बाहर मत जाओ, किसी से मत मिलो, ये लाइफ में ऐसा करो वैसा करो, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड पे क्या होता है, एक गलत इम्पैक्ट बनता है। उन्हें एक जेल के जैसा फीलिंग आता है, एक कैद के तरह फीलिंग आता है। इसलिए है एक रिक्वेस्ट है हर मदर से कि बच्चे को फ्री रखें। एक प्रोटेक्शन ज़रूरी है बच्चे के लिए, पर आप फ्री बच्चे को रखें, सोसाइटी से मिलने दीजिए। जब तक वो गलती नहीं करेंगे तब तक वो कैसे समझेंगे। तो सोसाइटी को अपने नज़रिए से देखना, थोड़े मिलना और अपने अनुसार कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मदर और चिल्ड्रंस के बीच में ओवर प्रोटेक्शन भी एक प्रॉब्लम बनता है। और सेकेंड फैमिली थ्योरी में है डिसफंक्शन फैमिली सिस्टम। मतलब आपके फैमिली का सिस्टम कैसा है। क्या आप बच्चे पर फोकस करते हैं या मदर फादर दोनों जॉब करते हैं, बच्चे पे कम फोकस करते हैं। तो जो सिस्टम क्या है, डिसफंक्शन, उसी को कहते हैं हम लोग। या दोनों के बीच में झगड़ा होता है, क्या आपका मेंटल लाइफ अच्छे से है, ये सारा कहीं ना कहीं एक बच्चे पे इफ़ेक्ट करता है या दोनों पार्टनर पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। थर्ड कहते हैं हम लोग डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन। डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन कहा जाता है जब आपको एक ही टाइम में दो अलग अलग पर्सन के थ्रू कम्युनिकेट किए जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल अभी देखिए। रिया, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, चली जाना, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, जा रही हूँ। इसी तरीके से अगर कोई भी पेरेंट्स कन्वे टू और मोर कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकम्प्लीटेबल मैसेज एट द सेम टाइम। लास्ट है सोशल फैक्टर। अगर किसी भी इंसान तनाव में होता है, टेंशन में होता है, आलोचना होते हैं ज़्यादा, उनको भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है।